नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। वाराणसी में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श के लिए संगोष्ठी का आयोजन। एपीडा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ किसान एफपीओ के सदस्य कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन ने बदली चेन्नई की तस्वीर। करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से चलाई जा रही हैं विभिन्न परियोजनाएं। भारत ने बनाया दुनिया का पहला पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल। महज 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है अस्पताल का सेटअप। कश्मीर में बढ़ रहा है लड़कियों के बीच फुटबॉल का जुनून। सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी फुटबॉल के खेल में कर रहे हैं पूरा सहयोग। लेते हैं खबरों को विस्तार से और देखते हैं कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। खेती किसानी के लिए हमेशा से समृद्ध रहा पूर्वांचल अब निर्यात के मामले में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मात्र 1 महीने में 100 मीट्रिक टन कृषि उत्पाद के निर्यात में सफलता मिली। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इस उपलब्धि का जश्न मनाया और इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें कृषि उत्पादों के निर्यात को और बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया। धार्मिक नगरी वाराणसी को अब कृषि उत्पादों के निर्यात में भी खास स्थान मिल रहा है। हालिया 1 महीने में यहां से 100 मीट्रिक टन कृषि उत्पाद के निर्यात में सफलता मिलने पर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से जश्न मनाया और अब कृषि उत्पादों के निर्यात को अधिक बढ़ावा देने पर विचार विमर्श के लिए ही इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में एपीडा और उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ किसानों के एफपीओ से जुड़े लोगों ने भी भाग लिया। नवंबर का महीना वाराणसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा होगा वर्कशॉप के दौरान, कि 1 मीट्रिक टन भी नहीं एक्सपोर्ट कर पाते थे पहले, और नवंबर के महीने में 100 मीट्रिक टन का एक टारगेट हम लोगों ने अचीव किया। इनफैक्ट उसको एक्सीड करके 122 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट कर दिया। तो यही चीज़ इस मीटिंग में भी जिन लोगों से मैं बात कर रहा था, इसमें सिर्फ फार्मर्स नहीं थे, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स थे। सारे स्टेक होल्डर से एक ही चीज़ जो उभर के आई बार बार, वो ये थी कि यहाँ का पोटेंशियल बहुत है और उस पोटेंशियल को रीप करने का ही हमारा इरादा था। मंत्रालय की ओर से जो हम लोग यहाँ पे आए थे, एपीडा के सौजन्य से जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई, उसमें हम लोगों ने यही देखा कि जो पोटेंशियल है उसको रीप करने के लिए क्या करना है। आज की संगोष्ठी से एक तो हम अपना रोड मैप ये बनाना चाहेंगे कि भविष्य में इस एरिया में कितना क्या डेवलपमेंट करना चाहिए। अभी हम जो है 500 टन के आंकड़े को इस वर्ष में लगभग छू गए हैं और जो पिछले महीने का जो आंकड़ा शेयर किया है वो 122 टन से ज़्यादा का हो गया है। अगर हम इसी टाइप से ग्रोथ करते रहे तो रीजन में जो हमारे कृषि उत्पादक हैं और कृषि उत्पादक संघ भी जो सीधा काम कर रहे हैं, वो उनको सबको लाभ होगा। सबसे ज़्यादा प्रयास यही रहा है कि इस क्षेत्र से कृषि का निर्यात कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसका सीधे लाभ यहाँ के एफपीओ जो निर्यातक बन चुके हैं और यहाँ के किसानों को उसका मिले। इस गोष्ठी में जो सबसे अच्छी बात निकल के आई, हमारे जो उड्डयन मंत्रालय से अधिकारी जो आए हुए हैं, कि जो चैलेंजेज हैं, कुछ हमारे चैलेंजेज हैं अभी भी एयरपोर्ट पे, जिसमें कि हमारे पास जो स्पेस की कमी है कार्गो में,
सिंगल इंटरनेशनल अलायंस है उस पर बात करना, और तहत दूसरे जो अभी हमारे कुछ छोटे मोटे जो चैलेंजेज जो उस पर विचार हुए, उसमें सभी लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं, मत दिए हैं, और निश्चित तौर से सरकार उस बैठक के बाद उस पर एक एक्शन प्लान बनाएगी। काशी में आयोजित इस संगोष्ठी में भाग लेकर किसान जहां काफी खुश नजर आए, वहीं उन्होंने कृषि उड़ान जैसी योजना से बहुत उम्मीद जताई। उम्मीदें तो बहुत हुई हैं, क्योंकि जो माल हमारा पर केजी के हिसाब से हम बताएं कि वो दिल्ली में, मुंबई में 100 रुपया है और बनारस में 60 रुपया है, ये सुविधाएं इसी योजना के कारण मिली। और यदि 20 में और बढ़ जाए तो हम न केवल खाड़ी देशों में बल्कि यूरोपीय देशों में, अमेरिकन देशों में भी अच्छे से भेज सकते हैं इस फायदा के साथ। इस मीटिंग में हम लोगों ने ये भी कहा कि सर एक जीआई प्रोडक्ट है तो इसकी एक अपनी गुणवत्ता अपने आप में एक बहुत ही बड़ी है, तो इस तरह हम अपने इंडिया से बाहर किसी भी देश में हम कितने क्वांटिटी में भेज सकते हैं ताकि उससे हमारे किसानों को लाभ मिले और उसकी उत्पादकता बढ़े, और जब उत्पादकता बढ़ेगी और एक्सपोर्ट होगा तो निश्चित तौर पे वो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे किसानों को होगा। हम लोगों ने जो उड़ान स्कीम भारत सरकार की है उसके बारे में जानकारी ली और उसको समझा कि कैसे हम एफपीओज़ को उसमें बेनिफिट मिल सकता है, या हमारे सुझाव मांगे गए कि हम उसमें कैसे किसानों का बेनिफिट करा पाएंगे। वाणिज्य मंत्रालय का उपकरण एपीडा कृषि उत्पाद को विदेशों में भेजने में किसानों की मदद करता है। एपीडा के इस प्रयास से वाराणसी और इसके आसपास के जिलों के कृषि उत्पाद विदेशों में भेजे जा रहे हैं। इसी को और सुगम और सरल बनाने और कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने पर सुझावों के आदान प्रदान के लिए ही इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वाराणसी से डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं परंपरा और विरासत की। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में लद्दाख फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें कई चित्रकारों ने भाग लिया। इस फेस्टिवल में लद्दाख की कला और संस्कृति के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ जीआई टैग के उत्पादों को भी बड़े ही आकर्षक ढंग से पेश किया गया। केंद्र शासित लद्दाख की खूबसूरती और वहां के सांस्कृतिक धरोहर दर्शाने के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी में विशेष फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। लद्दाख प्राइड फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर आयोजित इस मेगा फोटो प्रदर्शनी में पश्मीना, वुड कार्विंग, खुबानी और सीप कॉर्थॉन जैसे जीआई टैग वाले उत्पादों पर फोकस किया गया। इस प्रदर्शनी में लद्दाख के स्थानीय और आत्मनिर्भर महिलाएं पश्मीना को किस तरह बनाती हैं, इसकी भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिलाएं केंद्र सरकार के वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती प्रदान करती हुई नजर आईं। जीआई टैग वाले उत्पादों पर फोकस इस फोटो प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ लद्दाख के कलाकारों और कारीगरों ने हिस्सा लिया। सभी कलाकार लद्दाख की परंपरा और खूबसूरती से प्रभावित नजर आए। पश्मीना, ये जो ना पश्मीना है, इसको हम धागा बना रहे हैं यहाँ पे स्पिनिंग व्हील पे। फिर उस धागा बनाने के बाद हम इस लूम्स पे ले जाके यहाँ पे हम मफलर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, स्टॉल बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। जहाँ रूट है वो वहीं से इंस्पिरेशन होते हैं। तो मैं लद्दाख से हूँ, तो लद्दाख का लैंडस्केप सबको पता ही है, अच्छा है, तो उनके बारे में बनाता हूँ। केंद्र शासित लद्दाख के स्थापना की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित लद्दाख का गौरव कार्यक्रम इस क्षेत्र में बदली हुई तस्वीर की एक खूबसूरत झलक है।
आप एक पत्रकार भी हैं, एक चित्रकार भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं और दुनिया को देखने का आपका एक अलग नज़रिया हमने यहाँ आकर देखा। तो आपका जो ये एक सफ़र रहा है, बहुत रोमांचक सफ़र रहा, कैसा लगा? देखिए, लद्दाख के साथ मेरा जो लव अफेयर है वो 1980 में शुरू हुआ। मैं तब दलाई लामा जी को मैं कई बार इंटरव्यू कर चुका था, उनकी फ़ोटोग्राफी मैंने की। तो एक बार मैंने दलाई लामा जी से रिक्वेस्ट की कि आप जब भी कभी ट्रैवल के लिए बाहर निकलें तो प्लीज़ मैं भी आपके साथ चलना चाहूँगा आपकी फ़ोटोग्राफी करने को। और हुआ कि 2-3 साल बाद उनके यहाँ से टेलीग्राम आया उनके पीए का कि वो 1 महीने के लिए जा रहे हैं लद्दाख और वो चाहते हैं कि तुम साथ चलो। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो 1980 में पहला मौका था जब मैं लद्दाख की यात्रा की मैंने, और ख़ासतौर से दलाई लामा जी के साथ। तो लद्दाख की जो खूबसूरती है, यानी जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ के लोग जितने फ़ोटोजेनिक हैं, वहाँ की कलरफुल कल्चर है बहुत, जो बुद्ध धर्म की है, महायान की, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया एज ए राइटर और एज ए फोटोग्राफ़र। आपने बहुत सुसज्जित तरीके से सब कुछ लगाया है एज अ क्यूरेटर। तो कैसा आपको यहाँ फीडबैक मिल रहा है? देखिए, शुरुआत तो ये थी कि मैं चाहता था कि पश्मीना पर जो मैंने काम किया है उस पर एक फ़ोटो एग्जीबिशन करूं, लेकिन जो लद्दाख हिल काउंसिल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं ताशी ग्यालसेन जी, बहुत ही डायनामिक लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर जैसा रैंक है उनका, बहुत डायनामिक लीडर हैं, यंग हैं और जो लद्दाख के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने जब ये सुना कि मैं ये करना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा कि इससे और भी बड़ा करें कुछ। मैंने कहा करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम लद्दाखी जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं उनको भी शामिल करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप एज अ फोटोग्राफ़र अगर बात की जाए तो एक अलग नज़रिया होता है दुनिया को देखने का, ठीक है ना? तो आपका क्या नज़रिया होगा और क्या आप समाज को एक पैगाम देना चाहेंगे एज अ फोटोग्राफ़र? देखिए, फ़ोटोग्राफी की एक बहुत खूबसूरत बात है, इसकी एक ही आँख होती है, ये 2 आँखें नहीं होती। और उस आँख में से उसको जितना दिखता है ना, वो फ्रेम है, वो फोटोग्राफर के दिमाग में, आँख में काम करता है। इसकी खूबसूरती ये है कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, गंदा भी हो रहा है। जब आप खुल कर देखते हैं तो सब कुछ दिखाई देता है। जब आप एक आँख से देखते हैं और एक फ्रेम में से देखते हैं, फिर आपको दिखाई देता है कि जो जिसको हम गंदा कह रहे हैं, ख़राब कह रहे हैं, उसमें से बीच बीच में ऐसे फ्रेम्स हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। तो जब इस तरह के आप खूबसूरत फ्रेम इकट्ठा करते हैं तो फिर समझ में आता है कि ज़िंदगी गंदी नहीं है, ख़राब नहीं है, लोग ख़राब नहीं है, समाज ख़राब नहीं है, उसमें इतनी खूबसूरती भरी हुई है, नज़र चाहिए उसको पकड़ने की। बिल्कुल, और वो नज़र आपके पास है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लद्दाख की समृद्ध विरासत को समेटे ये प्रदर्शनी लोगों को जहां अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, वहीं भारत की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम की कहानी भी बयां कर रही थी। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। और अब लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन ने चेन्नई की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। जी हाँ, यहाँ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग काफ़ी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। किस तरह से बदली है चेन्नई की तस्वीर, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के कमिश्नर और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन जे राधाकृष्णन से।
स्मार्ट सिटी ने किस तरह बदली है चेन्नई की तस्वीर, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन जे राधाकृष्णन साहब। चेन्नई बहुत हिस्टोरिक सिटी है, इट्स ओल्डेस्ट कॉरपोरेशन। पहली बार ये स्टार्ट हुआ था 1639 में, फ्रांसिस डे अगस्त 16 को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तो 1687 से यहाँ म्यूनसिपलिटी है। तो आई डोंट थिंक अदर देन लंदन म्यूनसिपलिटी इतना पुराना कोई म्यूनसिपलिटी होगा। इतना हिस्टोरिक रिपन बिल्डिंग में आप सब लोग हैं यहाँ, बिकॉज ये हिस्टोरिक सिटी है, ओल्ड सिटी है, फोर्ट सिटी है, तो काफ़ी ज़रूरतें हैं इसको नया बनाने के लिए। उसमें ही ना आजकल स्मार्ट सिटी में काफ़ी प्रोजेक्ट्स को इन्होंने सपोर्ट किया। मेन पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली प्लाजा इन्होंने एक टी नगर जो एकदम बहुत कंजस्टेड पौंडी बाज़ार एरिया था, वहाँ उन्होंने बनाया, जो बहुत पॉपुलर हुआ है। पीपल दे कैन फ्रीली वॉक। शॉपर्स पहले उनके अगेंस्ट से बहुत खुश हुए कि वहाँ काफ़ी फंक्शंस चलते हैं नाइट में, तो उनको ज़्यादा फुटफॉल्स उनके यहाँ आने लगे। उसके बाद वी हैड अ वेरी गुड स्काई वॉक, जहाँ बहुत कंजस्टेड एरिया में लोग सफ़र करते थे कि कैसे क्रॉस करें। उनको जहाँ जाना था दुकान में लोगों की भीड़ इतनी लगी रहती थी, वहाँ एक बहुत लंबा स्काई वॉक बनाया। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ने स्मार्ट सिटी में काफ़ी टेम्पल टैंक्स को भी क्लीन किया हुआ है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव ऑल्सो, हम लोगों ने फोकस किया स्कूल एजुकेशन में, सिटीज़ प्रोजेक्ट्स के तहत भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया। स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट्स को हम लोग रेगुलर प्रोग्राम्स में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे हाइब्रिड हेल्थ वॉक हम लोगों ने किया, तो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। सिमिलरली वर्ल्ड बैंक स्कीम्स में हम लोग सिमिलर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हमारे चेन्नई को और कितने पुराने शहर को इतना इंप्रूव करने में काफ़ी आइडियाज़ भी देते हैं और प्रोग्राम्स भी उन्होंने दिया है। लेक को भी पुनर्विकसित किया जा रहा है। विलीवाकम में बहुत अच्छा एक लेक बन रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। उसमें इवन एक वॉक अबोव द लेक है, ग्लास ब्रिज है। इस सब में जो लोकलाइज डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट स्मार्ट सिटी ने दिया है, उसके कारण वहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं कि अरे हमें लोग इतना दूर जाना पड़ेगा। मेरे को तो ये लगता है कि वो लेक इतना अच्छा डेवलप हो रहा है, वहाँ बाहर से लोग जैसे मरीना के लिए वहाँ आने लग जाएंगे। एंड इट इज़ अ यूनिक काइंड ऑफ बीच विच विल हैव। ICCC ने किस तरह से बदली है तस्वीर? ICCC ने कम्प्लीटली डिज़ास्टर मैनेजमेंट को ना हमारे ग्रिप में ला दिया। अदरवाइज़ हम लोग सिर्फ IMD के रिपोर्ट या ब्लॉगर्स के आइडियाज़ पे डिपेंड करते थे। टुडे मुझे हर वार्ड में कल कहाँ कितने घंटे तक बारिश होगा। Of course, IMD is the mother and Nowcast is the basis in which we do. But हमें ना इतने जगह हमने ऑल वेदर स्टेशन दिया है। उसके बाद हमने स्मार्ट सिटी के तहत हर सबवेज में कैमरा लगा के रखा हुआ है। तो अगर कहीं बरसात ज़्यादा होगी तो आई एम एबल टू इंटरनली अलर्ट, भाई मानिकला नगर सबवे में पानी दिख रहा है, आप लोग पहुँचे कि नहीं, अगर सबवे ऑपरेशन है और ज़रूरत पड़े तो बंद करें। दूसरा क्या है कि इवन दी वाटरवेज चेन्नई में कहीं ब्लॉक हुआ है, तो इसके कारण कहीं लोकल इनंडेशन होगा, गार्बेज अटक रहा है, वो सब विजुअली दिख जाता है। मोर देन एनीथिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल भी ICCC ट्रैक करता है कि इस टाइम पे बारिश आ गया या मेरे यहाँ लाइट चला गया, सीवेज प्रॉब्लम है, वो सब को भी हम लोग ट्रैक करते हैं। स्मार्ट सिटी में कुल कितने करोड़ रुपए की लागत से ये सब परियोजनाएं चलाई जा रही है? स्मार्ट सिटी में जैसे पिछला बिल्डिंग है वो अराउंड 60 करोड़ का है। ओवरऑल कंसेप्ट में 1000 करोड़ सारे स्कीम्स को मिला के इन्होंने किया है। तो इंडिविजुअल स्कीम्स विल बी 60 to 70 करोड़, सम स्काईवे विल बी 27 करोड़, लाइक दैट इंडिविजुअल स्कीम्स होंगे। बट ओवरऑल 1000 करोड़ का इन्होंने अपना स्कीम लगाया। इट स्टार्टेड मच अर्लियर, मैं तो अभी बीच में आया हूँ, बट इसके पहले से ये चल रहा है। तो ये थे राधाकृष्णन जी जो बता रहे थे किस तरह से स्मार्ट सिटी ने चेन्नई की तस्वीर बदली है। कैमरामैन RK के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज चेन्नई। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिसका हमसे गहरा ताल्लुक है। भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल बनाया है, जो महज 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा आने पर आपदा स्थल पर ही अस्पताल का सेटअप तैयार किया जा सकता है। आपदा आने पर एयरलिफ्ट कर या साइकिल से भी इसे घटनास्थल तक पहुंचाया जा सकता है। PM मोदी की पहल पर इसे रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त टीम ने साकार रूप दिया है। भीष्म प्रोजेक्ट के तहत तैयार इस अस्पताल को आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया है। क्या आपने सोचा है कि 72 खानों की माचिस की डिबिया जैसे दिखने वाले इस क्यूब से पूरा अस्पताल बन सकता है? जी हां, भारत ने दुनिया का सबसे छोटा और पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल तैयार कर लिया है, जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना है। आरोग्य मैत्री क्यूब नाम का ये अस्पताल 36 चौकोर खानों में बंद है। ये इतना छोटा है कि इसे कहीं भी एयरलिफ्ट करके ले जाया जा सकता है। यहाँ तक कि इसे साइकिल के अलावा इंसान और ड्रोन भी आपदा वाले स्थान तक ले जा सकते हैं।
किसी भी आपदा की स्थिति में आपदा स्थल पर ही 10 से 50 मिनट के भीतर इसे अस्पताल के रूप में तैयार किया जा सकता है। अस्पताल में आईसीयू, ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, बेड्स, दवाएं और खाने का सामान भी मौजूद हैं। ये अस्पताल 200 लोगों का इलाज कर सकता है और 100 मरीजों को 48 घंटे तक बेड्स पर रख सकता है। दुनिया के सामने ये आरोग्य मैत्री लेकर आए हैं, जिससे हम हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम जानें बचाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा मोटिव है एवरी लाइफ मैटर्स। हर एक जान बहुत कीमती है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जानें शुरू के 1 घंटे में चली जाती हैं, जिसे हम गोल्डन आवर बोलते हैं। होता क्या है कि अगर कुछ भी हुआ है, वॉर सिचुएशन है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, फ्लड है, अर्थक्वेक है, कोई रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, कोई नॉर्मल रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, तो राइट टाइम पे पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमने क्या किया है कि हम हॉस्पिटल को ही पेशेंट तक पहुंचा दें। इस अस्पताल को पूरी तरह सोलर एनर्जी और बैटरी की मदद से चलाया जा सकता है। टेस्ट करने की लैब, वेंटिलेटर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन जैसे उपकरण से लैस इस अस्पताल में वो सब कुछ है जो किसी आधुनिक अस्पताल में होने चाहिए। फ्रैक्चर, हेड इंजरी, ब्लीडिंग या सांस की समस्या हो या एंटीबायोटिक और पेन किलर दवाओं की ज़रूरत, अस्पताल में सब कुछ मौजूद है। ये पोर्टेबल लैब है जिसमें हम मोस्ट ऑफ द हेमेटोलॉजिकल ब्लड इन्वेस्टिगेशन एंड बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। 40 पैरामीटर्स जो है इसके अंदर टेस्ट हो सकता है। इसका रनिंग टाइम आधे घंटे से लेकर के 2.5 से 3 घंटे तक हो सकता है और एक बार में हम इसमें 25 टेस्ट कर सकते हैं। हर बॉक्स पर एक QR कोड है जिसे स्कैन करते ही ये पता किया जा सकता है कि किस बॉक्स में किस बीमारी की दवाएं हैं और उनकी एक्सपायरी डेट क्या है। इसके अलावा इन पर RFID टैग भी है जो बिना इंटरनेट काम कर सकता है। किस क्यूब में क्या बंद है ये ऊपर लिखा तो है ही, लेकिन अगर जानकारी पढ़ी ना जा सके तो RFID से स्कैन करके भी 1 मिनट में पता किया जा सकता है। ये अस्पताल ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि कोई डॉक्टर या पैरामेडिक स्टाफ भी इसे तैयार कर सकता है। इसको हम चाइल्ड क्यूब कहते हैं। हर चाइल्ड क्यूब के ऊपर RFID लगाया गया है। जब हम उसको स्कैन करते हैं तो हमें बताता है कि ये बॉक्स किस चीज़ का बॉक्स है। तो हमें बताता है ये फ्रैक्चर मैनेजमेंट सेट का बॉक्स है। उसके बाद जब हम इस फ्रैक्चर मैनेजमेंट सेट को जब हम क्लिक करेंगे और फिर अब इसके अंदर जो मेडिसिन है, जाहिर है हमें दिख नहीं रहा अंदर क्या है, तो हम उसको बिना ओपन किए, क्योंकि हर मेडिसिन के ऊपर भी RFID का टैग लगा हुआ है, तो उसको हम स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद जब हम उसका आउटपुट देखते हैं तो ऑफ कोर्स हमने इसके अंदर थोड़ा, क्योंकि इससे डेमो सेट, तो हमने डेमो के अंदर कुछ मेडिसिन सामने रखी हैं, कुछ हमने नहीं रखी, तो उस तरह से ये आउटपुट हमें देता है कि इसके अंदर भी कितनी मेडिसिन अवेलेबल हैं। पीएम मोदी की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से अस्पताल को तैयार किया है। 2.5 करोड़ रुपए की लागत वाले अस्पताल को महज साल भर के भीतर ही तैयार कर लिया गया है। आरोग्य मैत्री के तहत भारत ने अपने 2 पड़ोसियों श्रीलंका और म्यांमार को अस्पताल गिफ्ट भी किया है। प्रधानमंत्री का ये विजन है कि जब भी दुनिया में किसी तरह के स्वास्थ्य से रिलेटेड सिचुएशन इस तरीके से आए तो भारत उनको सहयोग करे और डिजास्टर के सिचुएशन में कम समय में अस्पताल तैयार हो और जो गोल्डन टाइम होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। और यही मकसद है इस प्रोजेक्ट का, आरोग्य मैत्री का। कम समय में अस्पताल तैयार हो जाएगा। कैमरामैन संजय जैना के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, गुरुग्राम। इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।